बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरी प्रेगनेंसी और बर्थ स्टोरी। बट उससे पहले क्या आपको पता है आपको मेरे चैनल के नोटिफिकेशंस तभी मिलेंगे अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू में दिए गए हुए बेल आइकन को प्रेस करो। सो प्लीज जाओ और जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर दो। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो जाके कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइए। सो चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी से। जब मैं हीत के वक्त प्रेग्नेंट थी तो मैं इतनी खुश थी और सब इतना पैम्पर करते थे मुझे मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी से लेके, और सब चीजें बहुत अच्छी जा रही थी। इनफैक्ट हमारी गोद भराई के लिए मैं इंडिया आई थी और मैंने अपनी डिलीवरी भी इंडिया करने के लिए सोची थी। मैं जहाँ रहती थी मैंने वही की हॉस्पिटल चूज की और मैं डॉक्टर को पहचानती थी तो मुझे कोई टेंशन नहीं था। मेरी डिलीवरी भी नॉर्मल हुई थी। सो अब बारी आई मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी की। अब ये जो प्रेगनेंसी थी ये हमने काफी प्लान करके की थी। हमें दूसरा चाइल्ड जल्दी ही चाहिए था और उन दोनों के बीच में 2 साल का ही गैप चाहिए था। सो इमीडिएटली 1 साल के बाद हमने ट्राई करना शुरू कर दिया और एग्जैक्टली जब हीट 1 year 3 months का हुआ आई वॉज प्रेग्नेंट विद सेकेंड चाइल्ड। So again the things were bit special, but इस बार कोई पैम्परिंग नहीं थी। इस बार मुझे ही सारा काम करना था और मुझे हीत को भी संभालना था। So that was a biggest thing. In fact हीत बहुत छोटा था, he was just 1 year and 3 months old, तो मुझे उसे बार बार गोद में भी उठाना था। जैसे ही मैं प्रेग्नेंट हुई थी कुछ रीजंस के लिए मैंने अपना इंडिया का ट्रिप प्लान किया था और यश कतार में था उस वक्त, तो ही कुडंट अकम्पनी मी और मैंने अकेले ही हीत को यहाँ से इंडिया लेके आई और एयरपोर्ट में एक शैतान बच्चे को यानी कि एक बहुत ही मस्तीखोर बच्चे को मैंने कंट्रोल किया था बीइंग अ प्रेग्नेंट वुमन। और वैसे ही थी मेरी रिटर्न जर्नी फ्रॉम इंडिया टू दुबई। बट थिंग्स वेंट स्मूथ और कोई प्रॉब्लम नहीं आई और मेरे यहाँ के जो डॉक्टर विजिट्स थे वो भी काफी अच्छे जा रहे थे एंड एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन स्मूथ। आई थॉट मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी भी मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी जैसी ही होगी, सब कुशल मंगल होगा, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। बट लाइफ हैपेंस और ऐसे ही हुआ। ठीक है कि टॉडलर को मुझे एक एडजस्ट करना था बट वो लाइफ एडजस्ट हो गई थी। मैंने मैनेज कर लिया था कि हीट को भी बार बार उठाओ करो और सेफ रहो प्रेगनेंसी में, ये सब चीजें मैंने मास्टर कर ली थी। और धीरे धीरे ऐसे करते करते मैं आ गई 26 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में। जब आप 26 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में आते हो तब आपकी शुगर टेस्ट होती है। मेरी भी हुई शुगर टेस्ट। अब यहाँ से एक ट्विस्ट शुरू हुआ। काश मुझे पता होता कि ये 26 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इतनी इंपॉर्टेंट होती है, मैं बहुत केयरफुल रहती पहले से। तो जब मेरी शुगर टेस्ट हुई 26 वीक्स में तो मेरी शुगर आई बॉर्डर लाइन पे और फास्टिंग शुगर चेक करते हैं तो मेरी फास्टिंग शुगर आई थी 110। अब जो लोग डायबिटीज से रिलेटेड है वो सोचेंगे कि 110 इज नॉट अ बिग थिंग, वो तो नॉर्मल स्लैब्स में आता है। बट प्रेगनेंसी में 110 इज अबाउ नॉर्मल। प्रेगनेंसी में नॉर्मल फास्टिंग शुगर होनी चाहिए 90। तो ऑब्वियसली मैं बॉर्डर लाइन के आसपास थी और मुझे अपना शुगर कम करना था। अगेन इट साउंड लिटिल ओके। तो सबसे पहले इन्होंने कोई नाम नहीं दिया इस चीज को। उन्होंने कहा कि आप 1 वीक का टाइम है आपके पास, आप अपनी शुगर को कम कीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज कीजिए और अपने डाइट को कंट्रोल करें। सो क्योंकि डॉक्टर्स इतना सीरियस वे में बताते हैं तो हम भी थोड़ा सीरियस हो ही जाते हैं। सो मैंने घर पे जाके फटाफट मैंने सोचा ठीक है 1 हफ्ते की बात है, कह रहे हैं कि डाइट से हो जाएगा, तो मैंने भी अपना डाइट कंट्रोल कर लिया और वॉकिंग शुरू कर दी। नो डिफरेंस। तो नेक्स्ट विजिट यानी कि एग्जैक्टली 1 वीक के बाद हम फिर से विजिट किए डॉक्टर को 27th वीक पे और उन्होंने बोला कि कंट्रोल तो होना चाहिए था, आपका कंट्रोल हुआ नहीं है, इसका मतलब अब आपको डाइटिशियन के पास जाना पड़ेगा। फिर से शुगर टेस्ट हुई थी और शुगर टेस्ट में मेरा कंट्रोल नहीं हुआ तो मुझे अब डाइटिशियन के पास जाना पड़ा और डाइटिशियन ने इस बार वर्ड यूज किया था जेस्टेशनल डायबिटीज। डायबिटीज वर्ड सुन के मुझे इतना बड़ा शॉक लगा
लगा, इतना सदमा लगा, मैं इमीडिएट रोने लग गई और इतना बुरा लग रहा था, इतना गिल्टी फील हो रहा था, क्योंकि जब डायबिटीज की बात आती है तो वो लोग फैमिली हिस्ट्री पे जाते हैं और वो लोग पूछते हैं कि क्या आपके मॉम के साइड से या आपके डैड के साइड से या आपके फैमिली में किसी को भी डायबिटीज है। और मेरे फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी डायबिटीज नहीं था। सो आई वॉज द फर्स्ट वन जिसे हुआ ये, एंड आई वॉज सो शॉक्ड और इतना बुरा लग रहा था मुझे। मैं उसी वक्त इतना रो चुकी थी, मैं डाइटिशियन के पास बैठी थी, बट आई कैन नॉट टेल यू कि मेरी क्या हालत हो रही थी तभी। यश मेरे बाजू में था, ही वॉज विथ मी इन ऑल द अपॉइंटमेंट्स, वो हर एक अपॉइंटमेंट्स में मेरे साथ आता था और मुझे हमेशा एक सपोर्ट की तरह रहता था वो। तो यश भी देख के इतना बुरा फील कर रहा था, तब जाके हमारे डाइटिशियन ने कहा यू डोंट हैव टू वरी, एक हफ्ता दो अपने आप को। एक हफ्ता उसने उसके हिसाब से मुझे डाइट प्लान दिया और उसके हिसाब से मुझे एक्सरसाइज प्लान दिया, एंड अगेन आई वर्कड अपॉन इट फॉर अ वीक विद अ होप कि मेरा अब कंट्रोल हो जाएगा। एंड शी वाज वेरी पॉजिटिव। उसने कहा कि 90% लोगों का डाइट से कंट्रोल हो जाता है, आपका भी कंट्रोल हो जाएगा। और उसने मुझे सुपर फूड्स और सुपर ड्रिंक्स वगैरह सब दिया, जहाँ पे रात को मैं एक ग्रीन एप्पल और 3-4 आंवला पी के सोया करती थी और विदाउट शुगर, बिल्कुल कुछ नहीं खाती थी मैं। मल्टीग्रेन आटा ले लो और कोई भी क्रेविंग्स नहीं, कुछ नहीं, मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करना था। अगर कुछ भी ऐसा फ्रूट्स भी, इनफैक्ट मैं बनाना नहीं खा सकती थी, ग्रेप्स नहीं खा सकती थी, बहुत ही ऐसे फ्रूट्स, स्ट्रिक्ट डायबिटीज डाइट इन शॉर्ट मैंने फॉलो किया था। सो आफ्टर अ वीक आई वाज लाइक कि अब इतना तो मैंने अपने जिंदगी में कभी फॉलो नहीं किया है, उतना मैंने उस वक्त फॉलो किया था, तो अब तो मेरा कंट्रोल हो ही गया होगा। सो इस बार मुझे एवरी डे एक शीट फॉलो करना था और उस शीट में मुझे एवरी डे मेरा फास्टिंग शुगर और आफ्टर ब्रेकफास्ट वाला शुगर रिकॉर्ड करना था। बट एवरी टाइम आई यूज्ड टू चेक, इट यूज्ड टू बी 110 फास्टिंग शुगर। मेरा फास्टिंग शुगर का प्रॉब्लम था, मेरा आफ्टर ब्रेकफास्ट शुगर नॉर्मल आता था, तो मेरा फास्टिंग शुगर हमेशा 110 पे ही अटका हुआ रहता था। बहुत डाइट फॉलो करने के बाद भी 100 पे आया था, 110 से 100 पे आया था, बट वो 90 को टच नहीं कर रहा था। सो आई न्यू कि दिस इज नॉट नॉर्मल एंड थिंग्स आर गोइंग टू गेट वर्स फ्रॉम नाउ। सो ये एक वीक गया, अब मैं आई 28 वीक्स पे, और अब मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं हो रहा तो अब आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा। दिस वॉज अगेन अ सेकेंड शॉक टू मी, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में कभी ये सब चीजें की नहीं थी, ये सब सुना नहीं था। जब तक अपने साथ नहीं होता आप यही सोचते हो कि ये सारी चीजें जो है वो सबके साथ होती होगी, बट मैं तो काफी दूर हूँ इससे, मुझे कभी नहीं हो सकता ये, बट ये मुझे हुआ था और अब मैं इसे झेल रही थी। एंड आई हैड टू गिव इंजेक्शन। अब इस टाइम पे यश को वापस जाना पड़ा कतार फॉर अ मंथ, और मैं घर पे थी अकेले और हीत के साथ। सो कोई नहीं था, मेरे इन लॉज भी इंडिया रहते हैं, सो यहाँ पे मेरे हेल्प करने के लिए कोई नहीं था, तो मुझे खुद को ही शुगर चेक करना था, डाइट फॉलो करना था, नो शुगर डाइट, नो क्रेविंग्स डाइट, नो चॉकलेट, नो आइसक्रीम्स, नो योर फेवरेट मैंगोज, नथिंग, कुछ नहीं। सो एक चिड़चिड़ापन तो आ ही जाता है, ऊपर से रोज खुद इंजेक्शंस लेने पड़ते थे मुझे थाइस पे। सो विच वॉज अनदर थिंग, मुझे सिखाया गया था कि खुद से इंजेक्शंस कैसे लिया जाता है, तो वो सारी चीजें मैं खुद से कर रही थी। सो ये सब हो रहा था, एक फ्रस्ट्रेशन लेवल मेरा एक पॉइंट पे जा रहा था। अब उस टाइम पे बात ऐसी हुई कि हीत बीमार हो गया, और वो इतने लेवल पे बीमार हो गया कि मुझे उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, मुझे उसे एडमिट करना पड़ा, एंड आई वाज हियर ऑल अलोन। बट हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे पड़ोसी है, हमारे फ्रेंड है, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की उस टाइम पे, एंड थिंग्स वर अंडर कंट्रोल, काफी हद तक कंट्रोल हो गया। सो बाय देन आई वाज ऑलमोस्ट 7.5 months प्रेग्नेंट।
तो अब मेरी मॉम आ गई और यही सारी चीजें फॉलो हो ही रही थी। मैंने अपनी डाइट, इतनी गंदी डाइट मैं फॉलो कर रही थी बिना शुगर वाली। आई एम काइंड ऑफ पर्सन कि मैं शुगर के बिना रह नहीं सकती। मुझे दिन में 2 या 3 बार कुछ ना कुछ मीठा खाने को मन करता है। और मैं प्रेगनेंसी में जब क्रेविंग्स मैक्सिमम होती थी, मैं फॉलो कर रही थी इतनी डायबिटीज वाली घटिया सी डाइट, जहाँ पे मैं गेहूं की रोटी भी नहीं खा सकती थी। मुझे सिर्फ खाना था मल्टीग्रेन आटा। मल्टीग्रेन में गेहूं नहीं, यानी कि रागी, ज्वार, बाजरा, ये सारा आटा। तो ये सब चीजें हो ही रही थी। मेरी मॉम भी आ चुकी थी और मेरे नॉर्मल डॉक्टर विजिट हो रहे थे। अब इंसुलिन लेने के बाद भी मेरा शुगर लेवल जो था वो कंट्रोल में नहीं आ रहा था। सो मैं फॉलो कर रही थी डाइट, मैं जा रही थी एक्सरसाइज भी। पहले मुझे सिर्फ शाम को 1 घंटा बोला था, फिर क्योंकि मेरा कंट्रोल नहीं हो रहा था तो मुझे दिन में 2 बार वॉक के लिए जाने को बोला। तो अब ये भी शुरू हो गया। सो अब मेरा हो गया था डाइट शुरू, अब मेरा हो गया था 2 बार का वॉकिंग शुरू, और मेरे हो रहे थे इंसुलिन्स भी एवरी वीक। क्योंकि कोई प्रोग्रेस नहीं था तो मेरे इंसुलिन के लेवल्स भी बढ़ रहे थे। अब एक पॉइंट ऐसा आया कि एक लेवल से ज्यादा आप इंसुलिन का डोसेज नहीं बढ़ा सकते, तो अब डॉक्टर्स को उस लेवल पे स्टॉप करना था। अब इस टाइम तक मेरा जो प्रेगनेंसी था वो काफी बढ़ रहा था, मैं आगे आगे बढ़ रही थी मेरी प्रेगनेंसी में। तो अब मेरा आ गया था 8 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। तब मेरे डॉक्टर ने डिसाइड किया कि क्योंकि कुछ फर्क नहीं हो रहा है, एंड नोबडी न्यू ऐसा क्यों हो रहा है, एंड आई वाज ऑलवेज अंडर दोज फ्रस्ट्रेशंस कि एवरी डे आप चेक करो, एवरी डे इन द मॉर्निंग आपको फास्टिंग शुगर ज्यादा आए और आप फ्रस्ट्रेटेड फील करो। कितनी बार मुझे रोना आता था कि इतना सब कुछ करने के बाद भी क्यों नहीं हो रहा है। इन सारी चीजों में सिर्फ एक पॉजिटिव चीज ये थी कि मेरा वेट लॉस हो गया। मैंने हेवी प्रेगनेंसी से अपना शुरू किया था प्रेगनेंसी का जरिया। आई थिंक मैंने 77 kg से शुरू किया था जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी सेकेंड टाइम, और फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने ओवरऑल 16 kg बढ़ाए थे। तो इस बार मुझे डॉक्टर ने क्लियरली बोला था कि अगर इस बार भी आप 16 किलो बढ़ाते हो, यानी कि 77 से आप 16 किलो बढ़ाओगे तो आप 90s के अबाव हो जाओगे, विच इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी। सो इस बार आपको स्ट्रिक्टली 7 to 8 kgs ही बढ़ाना है, उससे आगे नहीं जाना है। तो मैं अपने जो प्रेगनेंसी में आई थी, ड्यू डेट तक मेरा जो प्रेगनेंसी वेट था वो सिर्फ 83 तक गया था, यानी कि 77 से 83। इतना सब कुछ करने पे दो मेरी शुगर जो थी वो कंट्रोल नहीं हुई थी, बट मेरा वेट लॉस काफी हो चुका था क्योंकि मैं इतनी सड़ू डाइट खा रही थी और सुपर ड्रिंक्स पी रही थी मैं। आंवला जूस, ग्रीन एप्पल जूस, जितने भी खट्टे जूस होते थे सारे, मैंने करेले का जूस वगैरह सब पिया था, और मैं 2 बार एक्सरसाइज करती थी। तो इन सब से मेरा वेट लॉस हो चुका था, बट द मेन इशू वाज कि मेरा शुगर कंट्रोल नहीं हुआ। सो अब मेरे जो यहाँ की गायनेक थी, डिसाइड किया कि इंड्यूस लेबर करेंगे और प्रेगनेंसी को प्रीपोन कर देंगे। सो अब हमें डेट डिसाइड करनी थी कि कौन से डेट पे आना चाहिए। वेल एक्चुअली कोइंसिडेंस ऐसा था कि 30 मई को हीत का बर्थडे आता है और दिया की ड्यू डेट भी उसी के आसपास थी, 21 मई की उसकी ड्यू डेट थी। बट अब क्योंकि डिसाइड किया था कि प्रीपोन करना है, तो अब हमें डिसाइड करनी थी कि कौन से डेट पे। तो फिर हमने सोचा कि 2 मई को हम रखते हैं ड्यू डेट, ताकि तब तक मेरी मदर इन लॉ भी आने वाली थी यहाँ पे और उनका बर्थडे भी 2 को है, तो नॉट 2 मई, 2 अप्रैल, बट वो डेट फिर हमने डिसाइड कर ली। सो जैसे ही वो फिर यहाँ पे आए, हम उसी रात को यानी कि 1 मई की रात को गए थे हॉस्पिटल, और फिर वहाँ पे मुझे इंड्यूस किया और शुरू हुआ। मैंने सोचा रात को ही शुरू हो जाएगा पेन, बट आई वॉज अगेन नॉर्मल एंड सब ठीक था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 11 AM तक सब कुछ बराबर चल रहा था। फिर उन्होंने वापस मुझे 3rd इंजेक्शन दिया, या इन बिटवीन मुझे 2nd इंजेक्शन भी दिया गया था। अब 3rd इंजेक्शन में तो मेरा पेन शुरू होना ही चाहिए था, एंड लकीली मेरा पेन शुरू हो गया बाय 3rd इंजेक्शन। और लेट मी टेल यू कि जो नॉर्मल वे से पेन शुरू होता है, क्योंकि मैंने फर्स्ट डिलीवरी भी नॉर्मल की है तो मुझे पता है, तो उसमें कैसा होता है कि कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं
तब बहुत पेन होता है, लेकिन थोड़ी देर में वो कॉन्ट्रैक्शंस चले जाते हैं, आपको रिलैक्स पीरियड मिलता है, फिर वापस कॉन्ट्रैक्शंस पीरियड आते हैं, ऐसा होता है। तो हीट के वक्त तो मैं पूरी रात थी हॉस्पिटल में, तो मुझे पता है कि कैसे होता है। नो डाउट प्रेगनेंसी पेन इज द मोस्ट डिफिकल्ट पेन इन द वर्ल्ड, बट आई वुड से उससे भी ज्यादा पेन है इंड्यूस लेबर वाला पेन। तो क्योंकि वो इंड्यूस लेबर होता है तो उसमें कॉन्ट्रैक्शंस बहुत जल्दी जल्दी आते हैं और बहुत कम पीरियड के बीच में वापस कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, तो आपको वो रिलैक्स करने का टाइम मिलता ही नहीं है। सो 11 AM को मेरा पेन शुरू हुआ एंड बाय 6:16 इन द इवनिंग दिया आ गई। अच्छी बात सिर्फ ये थी कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा जो लेबर आवर था, यानी कि इनसाइड द लेबर रूम, मुझे 1 घंटा गया था पुश करने में हीट को, लेकिन दिया के वक्त वो सिर्फ 15 मिनट्स में होगा आई गेस, क्योंकि वो मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी थी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई प्रेगनेंसी एंड बर्थ स्टोरी। बट यहाँ पे बातें खत्म नहीं हुई। ऑब्वियसली मेरा काफी सारा वेट उसी वक्त चला गया था एंड आई वॉज जैसे ही मैंने चाइल्ड डिलीवर किया आई वॉज 80 kg बाई देन। तो आई वॉज लाइक पहले से ही मैं काइंड ऑफ अपने प्री प्रेगनेंसी वेट पे दिख रही थी, क्योंकि मैंने 77 से स्टार्ट किया था और मैं 80 पे आ गई थी। और अब मुझे 1 महीने तक अपना शुगर लेवल्स जो है वो चेक करना था कि बढ़ ना गया हो। सो बाय गॉड्स ग्रेस मैंने जो अपना 1 मंथ जो होता है 40 डेज जो होते हैं, गुजरातीज का आप जानते हो कि बहुत सारा जो ये पोस्ट नेटल खाना जो होता है वो होता है, तो उसमें बहुत घी होता है, बहुत गुड़ होता है, और मैंने वो सारी चीजें जैसे खाते हैं वैसे ही खाई, क्योंकि जेस्टेशनल डायबिटीज जो होता है वो लॉन्ग टर्म डायबिटीज नहीं होती, वो सिर्फ प्रेगनेंसी रिलेटेड डायबिटीज होती है, यानी प्रेगनेंसी खत्म और ये डायबिटीज खत्म। तो 1 मंथ के बाद जब मैंने चेक किया तो आई वॉज नॉर्मल एंड टुडे ऑल्सो बाय गॉड्स ग्रेस आई एम नॉर्मल। सो वन थिंग विच आई थॉट इन माई प्रेगनेंसी स्टोरी इज कि अगर मुझे पता होता कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में कि वेट गेन इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉजेज ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज, तो मैं पहले अपना वजन उतारती, फिर सेकंड प्रेगनेंसी के बारे में सोचती। जो होता है वो अच्छा ही होता है, भले इतना ही नेगेटिव क्यों ना हो मेरा सेकंड प्रेगनेंसी, बट उसका पॉजिटिव साइड ये था कि मैंने अपना वेट लॉस काफी क्विक वे में किया, और जो डाइट उस वक्त मुझे बहुत सड़ू लग रही थी और बहुत गंदी लग रही थी, अब मैं उसमें से पार्शियल डाइट फॉलो कर रही हूँ। मैं नहीं कहती कि मैं पूरी डाइट फॉलो कर रही हूँ, मैं पार्शियल डाइट जरूर फॉलो कर रही हूँ। अब मैं हमेशा मल्टीग्रेन आटा खाती हूँ, मैं रात को भी बाजरे की रोटी ही खाती हूँ, और रात को मैं गेहूं अवॉइड करती हूँ, सुबह को ही मैं गेहूं खाती हूँ। और ये सब जो चीजें हैं मुझे पोस्ट प्रेगनेंसी भी मेरा फर्दर वेट लॉस करने में मुझे ज्यादा हेल्प किया, एंड बाय गॉड्स ग्रेस अब मैंने और एक्स्ट्रा के जो 4-5 किलो थे वो रिड्यूस करके अब मैं 72 kgs पे आ गई हूँ। आई नो आई डोंट वांट टू स्टॉप हियर, मुझे ज्यादा फर्दर वेट लॉस करना है और मुझे अपने प्री मैरिज वाले वेट पे जाना है। लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। मेरी कोशिशें शुरू है, तो मुझे एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिल रहा है, बट मुझे पता है कि जिस डाइट मैंने फॉलो की थी वो डाइट काफी बेनिफिशियल है। सो पार्शियल डाइट मैंने अभी भी फॉलो की है और मुझे काफी फर्क पड़ा है। सो आई होप मेरी ये जो जर्नी थी वो आपके किसी काम आ जाए। टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू सून।